हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स। फिजिक्स में हम लास्ट क्लास में आपको वर्क पावर एंड एनर्जी हम लोग शुरू किए थे, है ना। वर्क पावर एनर्जी का आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आया होगा। ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी के बारे में हम लोग देखे थे, उसके डेफिनेशंस के बारे में देखे थे और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में देखे थे। सबसे पहले हम लोग ये चीज जाने थे कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का। उसके बाद हम लोग देखे थे कि भाई करेक्ट डेफिनेशन क्या है वर्क का, जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, है ना। वो डेफिनेशन उस टाइम के हिसाब से सही था, लेकिन इस टाइम के हिसाब से हम लोग क्या हो चुके हैं, अब बड़े हो चुके हैं, हमको वर्क का डेफिनेशन अलग तरीके से समझना पड़ेगा। तो इसका देखे थे। उसके बाद हम लोग वर्क का कैलकुलेशन देखे थे। जब वर्क अब हम डिफाइन कर लिए थे, उसके बाद ये देखे थे कि भाई वर्क कैसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या था, जो W बराबर क्या था, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस कॉस थीटा को ही 3-4 तरह से लिख करके आपको बताया गया था कि कैसे उस वर्क को कैलकुलेट करेंगे। उसमें से कोई एक सा मेथड आपको यूज करना है ना। कोई एक सा मेथड यूज करना है, जो मेथड जहां पर सुटेबल होगा उस मेथड को यूज करके आप लोग क्या करेंगे, वर्क का कैलकुलेशन करेंगे। और इस तरह का जो कैलकुलेशन मैं आपको बताया था, इसके लिए क्या था, फोर्स क्या था हमारा, कांस्टेंट फोर्स था। उसके बाद हम लोग देखे थे कि जब हमारा फोर्स वेरिएबल होगा, वेरिएबल फोर्स का मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो रहा होगा, तब किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग देखे थे। उसके बाद आज मैं शुरू कर रहा हूं, आज आपके लिए जो है टॉपिक का नाम है वर्क डन, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स along a given path, work done by variable force along a given path। आपको याद होगा, जब मैं लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चंस करवाया था, है ना, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन करवाया था, वहां पर क्या था, ये कोई फोर्स इस तरह से था, किस तरह से, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। तो इसको यदि हम लोग क्या कर रहे थे, जब इसको इंटीग्रेट कर रहे थे हम लोग, जो डब्ल्यू आ रहा था, ये आ रहा था क्या, वाई डी एक्स इंटीग्रेशन x1 से x2 प्लस एक्स डी वाई इंटीग्रेशन y1 से लेकर के y2 तक, ये चीज आ रही थी, कहानी ऐसा आ रहा था। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट तभी कर पाएंगे जब जो dx का जो हमारा x जो वेरिएबल है, वही वेरिएबल यहाँ पर भी होना चाहिए y की जगह पे, और यहाँ पर जो y हमारा dy है, वही वेरिएबल यहाँ पर होना चाहिए, y वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, x है। ठीक है, तो इस अननोन नहीं, इस वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या रहेगा, इक्वेशंस दिया हुआ रहेगा, उस इक्वेशंस का यूज करके आप इसको एलिमिनेट करेंगे। मैं वहां पे क्या किया था, डायरेक्ट ही फार्मूला लगाया था। तो उस टाइम पे जब वो लिमिट हमारा क्या था, सेम था, 1 से 2 था, तो हम क्या किए थे, एलिमिनेट कर दिए थे आसानी से। ठीक है, लेकिन अब जो है आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह के यदि इक्वेशंस आएंगे तो आप उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे। और यही है कि आपको जो अलोंग पाथ का जो है, अलोंग अलोंग पाथ का जो है, अलोंग पाथ का जो सिस्टम है, ये कुछ ऐसा है कि आपको क्या दिया रहेगा, एक पाथ इक्वेशन दिया रहेगा, है ना, पाथ इक्वेशन दिया रहेगा। तो उस पाथ इक्वेशन पे उसके अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तब कितना फोर्स होगा, ये चीज आपको क्या होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए उसको देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। हम लोग अब तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम लोग जान गए हैं लिखना, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम लोग जान गए हैं, अब लिखना कैसे, एफ एक्स डी एक्स प्लस वाई कंपोनेंट में ये y1 से y2 तक जाएगा, ये क्या होगा, एफ वाई डी वाई, और z कंपोनेंट में z1 से z2 तक जाएगा, और ये क्या होगा, एफ जेड डी जेड। ये हमारा क्या वर्क डन का क्या है,
एक्सप्रेशन है वेरिएबल फोर्स के लिए। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन निकालते हैं। ये हमारा हो गया वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालने का। उसके बाद आपको ये दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं। अब आपको क्या करेगा, ये कुछ इस तरह से इक्वेशंस दिया हुआ रहेगा। ये इक्वेशन है, ये पैराबोला के इक्वेशंस होता है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आपको बोल रहा है कि भाई वर्क डन फाइंड करो। इस पाथ के अलोंग में आपको ये कोऑर्डिनेट दे दिया है 0,0 से लेकर के 2,4 तक। अब कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स F इक्वल्स टू y I कैप प्लस x j कैप इन द डायरेक्शन ऑफ y इक्वल्स टू x स्क्वायर। इस पाथ के अलोंग आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। अब आपका फोर्स ये है, तो कैसे इसको निकालेंगे? कुछ नहीं करना। क्या करना है? कुछ नहीं करना। y के जगह पे एक्स स्क्वायर को, x के जगह पे y को क्या करना है, पुट करना है। सिंपल सा है इसका। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स x1 से x2 तक प्लस एफ वाई डी वाई y1 से लेकर के y2 तक। ठीक है, तो एफ एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y डी एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारा x डी एक्स। ठीक, अब x1 से लेकर के x2 तक, और ये है हमारा y1 से लेकर के y2 तक। अब इस इक्वेशंस को हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। कैसे? बिना वेरिएबल को बदले हुए। एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा, तब जाकर हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। और यही तो हमारा पाथ का क्वेश्चन है। यदि हम इसको इसमें पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन क्या कर देगा, वर्क डन फाइंड करके आपको दे देगा। ये तो आपको पता है। तो y dx, अब y की जगह पे क्या पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर। और x1 की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 2 तक, और y1 क्या है, 0 से 4 तक। तो x1 क्या हो गया, 0 से लेकर के 2 तक, और y क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर dx प्लस y1 क्या हो गया हमारा, 0 से लेकर के 4 तक। और x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये x की जगह पे यहाँ पर जो है ये dy होगा, dy होगा। तो x dy, dy वेरिएबल है ना, तो x dy 0 से 4 तक। अब x के जगह पे यहाँ से रूट y dy। आप समझिएगा, थोड़ा सा प्रोसीजर देखिएगा, क्योंकि आपको इससे क्वेश्चंस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। इस तरह से, इस तरह के कैलकुलेशन से जेईई मेंस में, नीट में इस तरह से मिलेगा, है ना। आईआईटी जेईई में तो वो कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको जेईई मेंस और नीट में तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस रहेगा, आपसे सॉल्व करवाएगा वो जल्दी से जल्दी। एक्स स्क्वायर dx बोर्ड में भी आपके रहेंगे, है ना, बोर्ड में भी आपका रहेगा ये एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो एक्स क्यूब बाय 3, ये हो गया 0 से 2। उसके बाद ये क्या है, y पे पावर 1/2। आप लोग जानते हैं कैसे निकालते थे, y पे पावर 1/2 dy है ना। ये n के जगह पे इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, y पे पावर n। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, अभी तक तो इंटीग्रेशन को निकालना मेरे हिसाब से आ गया होगा, है ना। इस तरह से लिखते हैं, मतलब ये कितना हो जाएगा, y पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। तो अब यहाँ पर आप इसको लिख दीजिए, क्या हो गया, y पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और ये क्या हो गया, 0 to 4। ठीक है, देन इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व तो आप आसानी से कर लेंगे। 1/3 बाहर निकाल लेता हूँ, ये क्या हो गया, 8 माइनस 0, प्लस इसमें से 2/3 बाहर निकाल लेता हूँ, और ये क्या है, 4 पे पावर 3/2 माइनस 0, ये कितना हो गया, 8/3 प्लस 2/3। देखिए 4 पे पावर 1/2
उस पे पावर 3 है, तो 1/2 कितना हो गया 8, है ना। 4 पे पावर 3/2, इतना आप लोग जानते होंगे। ये क्या होता है 2, 2 पे पावर 3 कितना हो गया 8, तो ये 8 हो गया। और ये 16/3 प्लस 8 ये हो गया आपको 24/3, दैट इज 8 जूल। 8 जूल इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का 8 जूल क्या हो गया आंसर हो गया। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स अलोंग अ गिवन पाथ हम लोग इस तरह से क्या करेंगे फाइंड करेंगे। ठीक है, देख लीजिए आप इसको आराम से। ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स अलोंग अ गिवन पाथ। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ग्राफ दिया हुआ रहेगा, है ना। ग्राफ दिया रहेगा, उस ग्राफ से हम लोग कैसे क्या करेंगे वर्क डन फाइंड करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। वर्क डन फ्रॉम फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। वर्क डन फ्रॉम फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, ये हमारा फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये मान लीजिए कि कोई कुछ इस तरह का शेप है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का कर्व। हम लोग क्या जानते हैं, एरिया अंडर द कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, प्लीज अच्छे से देखिएगा, बता रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। एरिया अंडर द कर्व हम लोग कैसे निकालते थे, वाई डी एक्स या वाई डी वाई, ये मान के चलिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके अंदर का तो एरिया ही होता था ना वाई डी एक्स। तो यहाँ पर यदि ये एरिया हम लोग निकाल दें, ये एरिया निकाल दें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का, मीन्स एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व between F and S equals to work done, equals to work done। इसके अंदर का जो एरिया होगा, मीन्स इसके अंदर का एरिया क्या होगा, F इंटू वाई डी एक्स की जगह पे y की जगह पे F लिखा और dx की जगह पे ds, F इंटू ds इक्वल्स टू वर्क डन। F इंटू ds क्या हो गया, ये वर्क डन हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, है ना। इस तरह से वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। ये क्या हो गया वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स। कोई आर्बिट्ररी शेप का है हमारा, यदि इसके अंदर का यदि हम लोग एरिया निकाल पाए तो इस एरिया को, इसके अंदर का क्या होता है, इसके अंदर का जो कर्व के अंदर का जो एरिया होता है वही बताता है ना वर्क डन। इसका जो एरिया होता है इसको हम लोग वाई डी एक्स लिखते हैं, तो इसका यदि इसके अंदर का जो एरिया होगा ये क्या बता देगा वर्क डन बता देगा। सिंपल है। आइए इसके ऊपर यदि क्वेश्चंस करें
क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, तब थोड़ा सा क्लैरिटी मिलता है ना। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, ये 0 है, ये 4 है, ये 8 है, और ये वैल्यू 10 न्यूटन आपको दिया हुआ है। ये फोर्स इन न्यूटन है, ठीक है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट इन मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 8 मीटर है, और ये 10 न्यूटन आपको दिया हुआ है। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन। समझ रहे हैं? आपको फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे सकता है और आपसे पूछेगा कि भाई वर्क डन निकाल के बता दो हमको, वर्क डन कितना होगा। वर्क डन हम लोग जानते हैं कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ रहेगा तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ के बीच का जो एरिया होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के जो ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा, मींस ये जो एरिया होगा, यही एरिया हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। अब इस एरिया को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इस एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, एरिया का हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालना जानते हैं। 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 8, इंटू हाइट कितना हो गया 10, तो ये कितना हो गया 40 जूल। सिंपल है ना। नहीं तो आप इसका इक्वेशन लिखिए, है ना, इक्वेशन लिखिए एफ का, उसके बाद डीएस से मल्टीप्लाई कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके बीच का जो एरिया होता है, यही एरिया आप लोग याद रखिएगा। ये जो एरिया होता है ये क्या बताता है, वर्क डन बताता है। ठीक है, उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बता रहा हूं, क्या आपके पास मान लीजिए कि एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का आपको ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन, और ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, इसको एक्स बोल देते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन का आपको कोई ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर का एरिया, इसके अंदर का एरिया को हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया, एरिया अंडर द ए एक्स कर्व, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया अंडर द एक्स कर्व को क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू ए इंटू डी एक्स। एरिया अंडर द एक्स कर्व क्या हो गया, ए इंटू डी एक्स। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व ए इंटू डी एक्स हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एरिया अंडर द कर्व एक्स हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, और उसके बाद इसको हम लोग कुछ इस फॉर्म में उसको बना सकते हैं। एफ इक्वल्स टू आप लोग जानते हैं एम ए होता है, आपके पास ए है, अब क्या कीजिएगा, है ना। यदि मैं क्या करता हूँ, ये एरिया अंडर द कर्व है, इसको यदि मैं दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये भी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द एक्स कर्व इनटू एम, और ये क्या हो गया हमारा ए डी एक्स। कुछ समझ में आ रहा है? अब इस एम ए इंटू डी एक्स, ये एम ए क्या होता है एफ, और एफ डी एक्स क्या हो जाता है हमारा, एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है हमारा, वर्क डन।
तो एरिया अंडर द कर्व को यदि आप मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया अंडर द कर्व को यदि आप मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, उसके बाद यदि आप उसका एरिया निकालेंगे तो वो क्या बता देगा आपको, क्या बता देगा आपको, वर्क बता देगा, है ना, वर्क डन बता देगा ना, वर्क डन। एरिया अंडर द कर्व यदि दिया रहेगा, ये तो आसान है, एफ इंटू एस आपको पता रहेगा, लेकिन इस तरह का यदि कर्व दिया रहेगा तो आप थोड़ा सा घबरा जाइएगा, है ना, लेकिन हमको घबराना नहीं है, एम को यदि मास से मल्टीप्लाई किया सीधा ये फोर्स बन जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का कर्व हो जाएगा ये। ठीक है, तो आइए इसके ऊपर हम लोग क्या करें, कुछ बेहतरीन सा क्वेश्चंस कर लें। एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है, और ये क्या है 4 मीटर, और यहां से लेकर के ये है -10, ये है 10। वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इक्वल्स टू 2 kg। वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इक्वल्स टू 2 kg। कैसे निकालेंगे इसको, मास आपके पास 2 kg दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का क्या दिया हुआ है आपको, कर्व दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं इसमें, यदि हम लोग उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो यदि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए इसको तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये भी 20 हो जाएगा। कैसे इसको हम लोग फाइंड करेंगे, अभी बताया था, अभी बताया था कि वर्क डन इक्वल्स टू, वर्क डन जो होता है ये होता है क्या, ए डी एक्स, एरिया इंटू एम। ठीक है, वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो गया, एम से मल्टीप्लाई यदि हम लोग कर देंगे, और उसका जब एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कर्व का यदि एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। अब एम कितना है आपके पास, 2 kg, और ए डी एक्स क्या हो गया, एरिया अंडर द कर्व। अब इसके अंदर का आपको एरिया निकालना है, ए डी एक्स क्या होता है, एरिया होता है। ये 4 से 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6 कर लीजिए इसको। ठीक, तो ये कितना हो गया, 2 और 10, पॉजिटिव एरिया है 20। उसके बाद इसके बीच में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 2 से लेकर 4 तक, तो क्या हो गया 0। उसके बाद 4 से लेकर 6 तक -2 -20 है। इसको ये एरिया निकाल रहे हैं हम, इंटीग्रेशन इसका एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए 20 20 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 0 हो गया। मीन्स वर्क डन क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। समझ रहे हैं, क्वेश्चन अच्छा है ना, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कर्व यदि दिया हुआ रहेगा तब एक्सेलरेशन निकालने, सॉरी, वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन है एडीएक्स क्या बताता है, एरिया बताता है एक्सेलरेशन और इसके डिस्प्लेसमेंट कर्व के बीच में। यदि उसको हम क्या करें, मास से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है।
तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या बताएगा, वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल्स टू, हम इस तरह से उसको निकाल दें, इस तरह से निकालेंगे इसका एरिया और मल्टीप्लाई बाय क्या, मास। तो इसका एरिया यदि हम लोग निकाले तो यहाँ पर क्या आया, एरिया 0 आया, और वर्क डन भी क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। मेन से 0 से लेकर के 2 तक क्या हुआ, पॉजिटिव वर्क हुआ है जी, और 2 से लेकर के 4 तक कोई वर्क नहीं हुआ है, और 4 से लेकर के 6 तक क्या हुआ, निगेटिव वर्क हुआ है, और ये पॉजिटिव वर्क हुआ है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यदि ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो हम इस तरह से क्या करेंगे, वर्क डन फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक कहानी कंप्लीट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चीजों को और आगे बढ़ाते हैं और पता करते हैं कि अलग अलग फोर्स के लिए कैसे वर्क डन फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, यहाँ इसका म्यू, इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये क्या है, म्यू है, इसका भी म्यू है, इसका एंगल अल्फा है और इसका एंगल बीटा है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से पूरा से लेकर यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एल है। ठीक है, यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर, और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स मूविंग slowly the object from, है ना, यहां से लेकर के इस लोअर पॉइंट से लेकर के अपर पॉइंट तक ब्लॉक को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर कितना वर्क करेगा ये आपको बताना है। तो फाइंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स मूविंग स्लोली द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लोअर मोस्ट पॉइंट टू अपर मोस्ट पॉइंट। तो अपर मोस्ट पॉइंट, ईच एंड एवरी स्टेशन को आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस का क्वालिटी सही है। फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स मूविंग स्लोली, इसको स्लोली धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम मूव करा रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक। तो वर्क डन कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स का, ये फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। अब इंक्लाइन प्लेन पे क्या होगा, कितना फोर्स लग रहा है ये हमको देखना पड़ेगा। इंक्लाइन प्लेन पर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ग्राफ में वहां पे दिख रहा है लेकिन लिख देता हूं, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स इस पर कितना लग रहा है वो हमको देखना पड़ेगा। तो आइए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये फोर्स क्या लग रहा है, mg। ठीक है, और ये क्या होता है, नॉर्मल। और ये आपको पता है कि नॉर्मल एंड वर्टिकल लाइन के बीच में एंगल, जो एंगल अल्फा इंक्लिनेशन अल्फा होता है वही होता है। ये mg है,
ये क्या है, नॉर्मल है, और इसके परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या होता है, अल्फा होता है। ठीक है, तो अलोंग द प्लेन में क्या हो जाएगा, mg साइन अल्फा, और इधर क्या होता है, mg cos अल्फा। ठीक है, mg cos अल्फा। ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा है, तो नॉर्मल और वर्टिकल के एंगल के बीच में क्या होता है, एंगल अल्फा होता है। तो ये यदि अल्फा हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा। तो इसमें क्या क्या कर दिया, अल्फा लिख दिए। अब इस फोर्स को रिजॉल्व कर दिए क्या, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और परपेंडिकुलर द इंक्लाइंड प्लेन। तो परपेंडिकुलर द इंक्लाइंड प्लेन क्या हो गया, mg cos अल्फा हो गया। अब आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स, होता है म्यू इनटू एन, एन क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल। तो म्यू, और ये क्या है, mg cos अल्फा, ये क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। और ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इसका इंक्लिनेशन क्या है, दो भागों में अलग अलग है ना। मान लेते हैं कि यहां से लेकर के, थोड़ा सा गंदा हो गया ना डायग्राम, इसी में मैंने सब कुछ बना दिया, तो चलिए टॉलरेट कर लीजिए। ये जो लाइन है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अलग इंक्लिनेशन है इसका, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस x है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इसका, ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस y है, और टोटल यहाँ से लेकर के वहां तक क्या है, l है। टोटल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये l में लिख रखा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक y है। ठीक है, ये यदि अल्फा हो गया, ये यदि अल्फा हो गया, इसके लिए क्या है, बेस है, तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x अपॉन कॉस अल्फा। और ये यदि y है, तो इस ट्राइंगल के लिए देखिए, इस ट्राइंगल के लिए ये y है और ये क्या है, बीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, y अपॉन कॉस बीटा। ठीक है, तो यहाँ के लिए फोर्स क्या है, mg cos अल्फा, यहाँ तक के लिए क्या है, mg cos अल्फा, और यहाँ पर भी जो आएगा तो ये क्या आ जाएगा, mg cos बीटा। अब यदि इसका हम लोग वर्क डन निकालें, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन निकालिए आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल वर्क डन, टोटल इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग में, ये क्या है, म्यू mg cos अल्फा इनटू ये क्या है, x अपॉन cos अल्फा। अब एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्यों, पता है आपको कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और फोर्स क्या हो रहा है, नीचे लग रहा है। फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, जब आप बॉडी को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, नीचे की तरफ लगता है। तो ये mg cos अल्फा हो गया और माइनस साइन हो गया। सेम वे में यहाँ पर यदि ब्लॉक आएगा, इस वाले जगह पर जो ब्लॉक आएगा, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, साइन अल्फा की जगह क्या लगेगा, इस साइन अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, साइन बीटा, और mg cos अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, mg cos बीटा। सिमिलरली, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, म्यू mg cos बीटा इंटू ये क्या है, y अपॉन cos बीटा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये cos अल्फा cos बीटा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, ये म्यू mg x माइनस म्यू mg y। ठीक है, मतलब यदि मैं क्या करूं, माइनस म्यू mg को बाहर ले आऊं, ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। अब x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई, टोटल कितना है, l है, टोटल कितना है, l है। तो x प्लस वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, माइनस म्यू mg l। इतना वर्क डन करना पड़ेगा क्या, ब्लॉक को इस लोअर पॉइंट से लेकर के वहां तक ले जाने में। आप एक चीज गौर किए क्या, आप एक चीज गौर किए होंगे, किए क्या, कहने का मतलब है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये यदि कोई इंक्लाइंड प्लेन है हमारा, है ना, इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन हमारा इस तरह का भी हो सकता है,
इस तरह का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन देखिए वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो एल है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एल है वही आ रहा है हमेशा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एल आ रहा है, इस पाथ पे कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कौन से पाथ पे अलोंग द जा रहा है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहां से लेकर के फर्स्ट से लेकर लास्ट तक उस पर डिपेंड कर रहा है एल। मीन्स फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, पाथ इंडिपेंडेंट हो गया, है ना। तो हम लोग आगे इसी को देखेंगे, या कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ेंगे ना, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ये क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है ना। कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसे फोर्स को बोलते हैं जो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, और उसमें जो जो होता है हीट प्रोड्यूस नहीं होता है, मतलब उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इसमें फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, इसमें एनर्जी लॉस होता है। ऑल्दो ये क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स जो है ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ये डेसिपेटिंग इन नेचर है, फ्रिक्शन फोर्स डिसिपेटिंग इन नेचर। That's why, although this is a independent of path, but this is non-conservative force due to dissipating nature. Understood? और आप एक चीज देखें कि किस तरह से यहाँ पर रिजोल्यूशन तो आपको आता होगा, इसमें तो आप महारत हासिल कर लिए होंगे, और आप लोग एक चीज देखें कि किस तरह से इसका क्या किए, वर्क डन हम लोग फाइंड किए, और कंक्लूजन पे क्या पहुंचे, कंक्लूजन पे हम लोग ये पहुंचे कि भाई फ्रिक्शन फोर्स जो है ये किस डायरेक्शन में तुम, किस डायरेक्शन में पाथ, किस डायरेक्शन में ये इसको ले जा रहे हो तुम, इस पर डिपेंड नहीं करता है। ये बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है, मीन्स ये पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ कोई सा भी हो, पाथ मान के चलिए इस तरह का बना दिया तो हम इस तरह का हो गया, हमने पाथ क्या किया, ब्रेक कर दिया, अल्फा एंगल के लिए कुछ है, यहाँ से कुछ एंगल है, लेकिन ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक पे डिपेंड किया। दैट मीन्स कंक्लूजन क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। और इसमें एक बात और है कि पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स, यदि पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है ऐसे फोर्स जिसकी एनर्जी कंजर्व रहती है ना, जिसकी एनर्जी कंजर्व रहती है। लेकिन ये क्या है, डिसिपेटिंग इन नेचर है, तो इसकी एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाएगी। तो इस वजह से ऑल्दो ये क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स है, लेकिन ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, इतना चीज मैं आपको बता दिया, और इम्पोर्टेंट है, आप लोग सुनिएगा इसको, मैं लिखा नहीं हूँ बहुत कुछ, है ना, लेकिन आप लोग खुद से लिख लीजिएगा थोड़ा सा। फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा लिख देते हैं क्या, फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं इसको। फ्रिक्शन फोर्स इज, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ड्यू टू इट्स, ड्यू टू इट्स डिसिपेटिंग इन नेचर, डिसिपेटिंग इन नेचर, है ना।
फ्रिक्शन फोर्स जब भी लगता है तो हीट प्रोड्यूस होता है और इससे क्या होता है, एनर्जी का हमारा लॉस होता है। ये एक एनर्जी अब कंजर्व नहीं रह पाता है, इसलिए हम इसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है, ये कहानी हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और एग्जाम्पल देखिए। ये v कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। कोई लिफ्ट है ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। इफ लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ लिफ्ट इज मूविंग विथ constant velocity, if lift is moving with constant velocity and block does not slip on the rough inclined plane, and block does not slip on rough inclined plane, ये जो हमारा प्लेन है ये रफ है, जिसका रफ inclined plane, रफ inclined plane, rough inclined plane, then find the work done by normal reaction, then find वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। जितने भी फोर्स हैं सबका वर्क डन निकालना है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, उसके बाद फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी, फ्रिक्शन भी है और ग्रेविटी के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा वो सब निकालना है। ग्रेविटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, at any instant of time t, if lift is moving with constant velocity and block does not slip on the rough inclined plane, block slip नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन फोर्स एंड ग्रेविटी कितना वर्क करेगा इस पर, उसको फाइंड करना है। चलिए आइए, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, 3 बॉडी डायग्राम बना लेंगे। देखिए mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, उसके बाद नॉर्मल इंक्लाइंड प्लेन के क्या परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है, नॉर्मल इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, और mg ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा। इसके बाद इसका जो mg है, mg ये यदि थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है, आपको पता है। ये क्या होता है, mg cos थीटा, और इधर क्या होता है, mg sin थीटा, है ना। इसकी टेंडेंसी है नीचे की तरफ जाने की, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। लेकिन ये कह रहा है कि भाई जो फोर्स है, जो ब्लॉक है वो स्लिप नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम में है। तो एट इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगा, एफ, ना इधर स्लिप हो रहा है ना ऊपर जा रहा है, मतलब ब्लॉक ऊपर उठ नहीं रहा है, मतलब यहीं पर है। तो एफ बराबर क्या हो गया हमारा, mg sin थीटा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, और n बराबर क्या हो गया, mg cos थीटा, है ना। इसके एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, n इक्वल्स टू mg cos थीटा, और f बराबर क्या होगा, mg sin थीटा, कहां पर, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। क्योंकि ब्लॉक यदि स्लिप नहीं हो रहा है, इसका मतलब है
ये क्या हो गया, दोनों फोर्स क्या होगा, बैलेंस करेगा, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है इसका, उसका क्या होगा, एम जी साइन थीटा, और एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा तो इसका कंपोनेंट है, और ये नॉर्मल क्या हो गया, एन एन इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब किसी टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर, टी पर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, टाइम टी पर मान लीजिए कि ब्लॉक वीटी चला गया, वीटी चला गया, ठीक है, तो ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ये यदि एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हो गया, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हो जाएगा, फोर्स एफ एस कॉस थीटा होता है, तो नॉर्मल का फोर्स कितना है, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, ये फोर्स हो गया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, टी टाइम पर वी टी हुआ है, और वी और टी जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वी टी कॉस थीटा। ये देखिए ये हमारा फोर्स है, पूरा का पूरा फोर्स है, एम जी कॉस थीटा नॉर्मल, उसके बाद वीटी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट फोर्स और इसका क्या है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट, उसके बीच में एंगल क्या है, थीटा है, तो हम लोग क्या लिखे, एम जी, ये डिस्प्लेसमेंट एस, और ये क्या हो गया, कॉस थीटा, मतलब यहां से यदि हम लोग निकालें तो ये क्या हो गया, एम जी वी टी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, उसके बाद वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये कितना है, 90 माइनस थीटा, है ना, 90 माइनस थीटा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है हमारा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इंटू वी टी कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो मतलब ये क्या हो गया, एम जी वी टी साइन स्क्वायर थीटा, एम जी वी टी साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद ये mg है, mg नीचे की तरफ लग रहा है और vt ऊपर की तरफ लग रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, mg vt cos 180 डिग्री माइनस में क्या आ जाएगा, mg vt। अब टोटल फोर्स जो कितने भी फोर्स लग रहे हैं सबका वर्क डन निकालना, तो सबको क्या कर देते हैं अपन, वर्क ऐड कर देते हैं, मीन्स वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, ये क्या है, एम जी वी टी कॉस स्क्वायर थीटा नॉर्मल का, एम जी वी टी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम जी वी टी ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस में एम जी वी टी माइनस में एम जी वी टी यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए एम जी वी टी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो एम जी वी टी ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस एम जी वी टी, समझ पा रहे हैं, और ये तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मीन्स एम जी वी टी माइनस एम जी वी टी ये क्या हो गया, 0 हो गया। कंक्लूजन, mgvt माइनस mgvt 0 हो गया, मीन्स टोटल वर्क डन ऑन अ, टोटल वर्क डन, वो टोटल वर्क डन इस ब्लॉक पे कितना हो गया, 0 हो गया, टोटल वर्क डन इस ब्लॉक पे क्या हो गया, 0 हो गया।
अब आपको ये दिखा है कि जितने भी फोर्स, यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, हम लोग आगे पढ़ेंगे, यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब जितना भी फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है, उसके यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल करके ऐड कर देंगे तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। जितना भी फोर्स इस पर ब्लॉक पे लग रहा है, आप उसको क्या कीजिए, उसके वर्क डन को निकालिए, ऐड कर दीजिए, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है ना, इनिशियल भी वो क्या v से जा रहा है, फाइनल भी इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो ही, मतलब v ही होगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। और ये आपको यहाँ से पता चल रहा है कि भाई mgvt माइनस मींस क्या क्या जीरो हो गया ये। यही वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में कि वर्क एनर्जी थ्योरम किसी भी ब्लॉक पे या किसी भी पार्टिकल पे या सिस्टम पे आप क्या कीजिए, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसके क्या कीजिए, वर्क डन निकाल लीजिए उस फोर्स का और उसको ऐड कर दीजिए, तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है। इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि भाई इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। के फाइनल माइनस के इनिशियल क्या है, जीरो है। ठीक है। तो हम लोग देखे कि हमको इतना तो समझ में आया कि हाँ, यदि नॉर्मल का वर्क डन निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे, है ना, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना होता है, फ्रिक्शन फोर्स का क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, ये सारी चीज हम लोग क्या किए, देखे। और हम लोग क्या किए, फाइंड किए, उसके बाद सारे वर्क डन को क्या किए, जोड़ दिए, तो आंसर क्या आ गया, जीरो। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारा, जीरो है यहाँ पर, क्योंकि वेलोसिटी क्या है हमारा, कांस्टेंट, मींस के फाइनल इक्वल्स टू के इनिशियल, है ना। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी अलग अलग होगा तब तो चेंज आएगा उसमें। ठीक है। तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। हम लोग यहाँ पर, यहाँ तक आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा। मतलब मैं तो अपने तरफ से कोशिश किया हूँ और अच्छा अच्छा कंसेप्ट आपको बताने का मैं ट्राई किया हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा प्लीज अच्छे से और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय।